हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में एक बच्चे का डाउट था कि मैं सारे सेल ऑर्गेनल्स को कवर कर दूं, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं मैं उनको बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू इट। और तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ER इसका शॉर्ट फॉर्म है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा नाम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दीज आर मेम्ब्रेन लाइंड चैनल्स। इस चीज़ को ध्यान से समझो। लाइंड मतलब कि जो अंदर की साइड से जो चीज़ कवर करती है उसको हम बोलते हैं लाइनिंग, और अगर कुछ बाहर की तरफ से कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं उस चीज़ की कवरिंग। तो दीज आर मेम्ब्रेन लाइंड चैनल्स जो कि सेल में अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। चैनल मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल में एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं और अंदर की साइड से ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है। और साथ ही में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स आपको साइड में यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन लाइंड चैनल्स जो कि सेल में एक जगह से दूसरी जगह आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। दे एक्ट एज अ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब सेल में स्केलेटन जैसा बिहेव करते हैं। सेल में स्केलेटन का रोल प्ले करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बाहर भी मिलता है या फिर सेल में स्कैटर्ड होता है। हो सकता है न्यूक्लियस के बाहर हो और हो सकता है कि पूरे सेल में फैला हुआ भी हो, ठीक है। दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब इसका सरफेस स्मूथ होता है, चिकना होता है, और रफ वाले का सरफेस रफ होता है, खुरदुरा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ दिखता है। और क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स वाले स्ट्रक्चर नहीं लगे होते तो उनको हम स्मूथ ER बोलते हैं या फिर SER। इनका काम क्या होता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका काम होता है दे हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका काम होता है दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड, इट एक्ट्स एज अ साइटोस्केलेटन फॉर सेल। थर्ड, इट इज हेल्पफुल इन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल टुगेदर। उसके बाद चौथा, इट हेल्प्स या फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कीपिंग वेरियस ऑर्गनल्स एट देयर प्लेसेस। हमारे स्केलेटन का काम क्या होता है कि ये बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको उनकी जगह पर रखती हैं, हमारी बोन्स। ऐसे ही अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का स्केलेटन है तो वो ऑर्गनल्स को उनको उनकी जगह पे रखेगा। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं जिनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद सेकेंड ऑर्गनल है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि RER के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, बट अब राइबोसोम्स ही देख लेते हैं। दीज आर स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जिनके ऊपर मेम्ब्रेन की कोई कवरिंग नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनका काम होता है दे आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। इनका काम होता है सिर्फ प्रोटीन को बनाना। फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। थर्ड आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन तुमको अब तक रट जानी चाहिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस। डायग्राम देखो, डबल मेम्ब्रेनस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन तो बाहर से कवर कर रही है, इनर मेम्ब्रेन जो कि अंदर की साइड है वो सीधे सीधे नहीं है, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फोल्ड हो रखी है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। इसी क्रिस्टी के ऊपर क्या है? टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम, 3 नाम है। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके क्या बनाती है? क्रिस्टी, और क्रिस्टी पे क्या क्या अटैच होता है? F1 पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल। इन पार्टिकल्स का काम होता है या फिर इन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स का काम होता है टू प्रोड्यूस ATP या फिर एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है टू प्रोड्यूस ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी करेंसी है जिसके फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी को स्टोर करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एनर्जी का सप्लाई कराने का काम यही देखता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखता है। इसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। इसको हम गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस के नाम से जानते हैं, ठीक है।
इट इज़ अ पाइल ऑफ फ्लैटेंड सेक्स। फ्लैटेंड सेक्स मतलब जैसे बोरे का जो स्ट्रक्चर होता है, आप बोरी को समझो, बोरी को सेक बोला जाता है, इसी तरीके से दीज आर फ्लैटेंड सेक्स, जैसे बोरियों को ऐसे चपटा करके रख दिया हो, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, तो बेसिकली गोल्जी एपेटस इज सिस्टर्नी विद सम वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। शेप देखो तुम लोग सामने डायग्राम में, इसका काम क्या होता है? सिक्रीशन, ये चीज़ों को सिक्रीट करता है। उसके बाद स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन वाइटोलोजेनेसिस। वाइटोलोजेनेसिस मतलब एग जो होता है उसके अंदर का योक वाला पार्ट जो होता है उसे बनाने का काम करता है गोल्जी एपेटस। और स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं एक्रोसोम, और उसको भी बनाने का काम करता है गोल्जी एपेटस। ठीक है, अब हमने बोला कि ये चीज़ों को मॉडिफाई, पैकेज करता है, सिक्रीट करता है। किन्हें सिक्रीट करता होगा? प्रोटीन, लिपिड, शुगर्स, ये सब चीज़ें तो, और प्रोटीन और लिपिड से ही मेम्ब्रेन बनी है हमारी। तो हम इसके फंक्शन में एक चीज़ और लिखते हैं, इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन फ्लो या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर। इसके बाद नेक्स्ट है अपना लाइजोसोम्स। अभी हमने देखा था राइबोसोम्स, कंफ्यूज मत होना, अब है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होते हैं? दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो कि बैग लाइक होते हैं। इन बैग जैसे स्ट्रक्चरों में क्या भरा होता है? एंजाइम्स, हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम वो जो कि वाटर की प्रेजेंस में चीज़ों को ब्रेक डाउन कर दें। एक एंजाइम का काम होता है किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना, और क्योंकि हम ब्रेक डाउन को भी एक रिएक्शन ही मानते हैं, चीज़ों का टूटना भी एक तरीके की रिएक्शन है, तो उसके रेट को बढ़ा देता है, चीज़ों का ब्रेकडाउन और तेज़ी से करवाता है एंजाइम। ठीक है, तो इसके अंदर लाइजोसोम के अंदर बहुत सारे 40-50 तरह के एंजाइम भरे होते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? इन एंजाइम का काम होता है कि फॉरेन पार्टिकल, बाहर से सेल के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर वो हार्मफुल हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है ये लाइजोसोम, और सेल को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब दिक्कत क्या है कि अगर लाइजोसोम रप्चर हो गया, अगर लाइजोसोम फट गया, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर अगर इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तो जितने भी एंजाइम हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे और सेल को किल कर देंगे, अंदर से खा जाएंगे। और इसीलिए लाइजोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इंटरसेल्युलर डाइजेशन, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज, थर्ड जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो खराब हो चुके हैं, जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको डाइजेस्ट करता है, और बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है लाइजोसोम। इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रोसोम। व्हाट इज अ सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम क्या होता है? सपोज ये सेल है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। हमने मान लिया साइटोप्लाज्म का कोई भी एक पार्ट, यहाँ पे हमने क्या अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म डेंस है। ठीक है, और ये जो एरिया है इसको हमने बोला सेंट्रोसोम। बट खास बात क्या है? सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रोस्फेयर, इसका मेन काम आता है सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, ये सेल का ही, साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। ठीक है, बट इसका काम कहाँ पे आता है? सेल डिवीजन के टाइम पे। इसमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, या फिर फाइबर समझो, बस फाइबर जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि सेल को डिवाइड कराने के टाइम पे काम करते हैं। सेल को डिवाइड जब करना होता है तो उससे पहले सेल के पास जितने भी जीन्स हैं, जितना भी क्रोमोसोम है, मतलब जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, इंफॉर्मेशन जितनी है सेल के पास में, डेटा, उसको हाफ हाफ डिवाइड किया जाता है। और वो कैसे होता है? उन फाइबर्स और सेंट्रोसोम की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स या फिर किचन ऑफ द सेल। ये शॉर्ट नेम्स भी याद करते जाओ। प्लास्टिड को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम क्या हुआ है? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, और लाइसोसोम क्या हुआ? बताओ। सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ओके, प्लास्टिड जो होता है इसका काम होता है फूड का प्रोडक्शन करवाना। अब कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं? एनिमल अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर ह्यूमंस? गैस की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडीज में, सेल के अंदर नहीं बनाते। ठीक है, सिर्फ प्लांट और ऑटोट्रॉफ जितने भी होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है किचन ऑफ द सेल उन्हीं सेल में होगी जो कि अपना खाना खुद बनाते होंगे, यानी कि प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता, जैसे कि प्लांट सेल में ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। हर तरह के प्लास्टिड का काम फूड प्रोड्यूस करना नहीं होता। ठीक है, दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। जो प्लास्टिड फूड को स्टोर करते हैं उन्हें बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, और जो प्लास्टिड फूड बनाते हैं उन्हें बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स वाइट एंड क्रोमो मीन्स कलर्ड। तो जितने भी वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं उनका काम होता है फूड को स्टोर करना। तीन तरह के होते हैं, प्रोटियोप्लास्ट जो कि प्रोटीन स्टोर करते हैं,
अमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, एंड इलायोप्लास्ट जो कि फैट स्टोर करते हैं। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर। अब देखो ऐसा नाम क्यों दिया गया, क्रोमोप्लास्ट को हमने बोला कि ये वो प्लास्टिड है जो कि खाना खुद बनाते हैं। प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, क्लोरोफिल की हेल्प से, जो कि एक कलरफुल सब्सटेंस है। तो अपना फूड खुद बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है किसी ना किसी कलरफुल सब्सटेंस की हेल्प से। अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज आती हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव या फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव वाले क्या करते हैं, ये डायरेक्टली खाना खुद नहीं बनाती, एनर्जी कैप्चर करके ट्रांसफ़र कर देते हैं एक्टिव प्लास्टिड्स को। तो इनएक्टिव में आ गया ज़ैंथोफिल जो कि येलो कलर सब्सटेंस होती है, या फिर कैरोटिनॉइड्स जो कि रेड कलर सब्सटेंस होती है। और ये दोनों चीज़ें रेस्पेक्टिव प्लांट्स में पाई जाती हैं। जैसे ज़ैंथोफिल येलो कलर्ड फ्रूट्स में या फूड्स में पाई जाती है, और कैरोटिनॉइड रेड या ऑरेंज कलर जैसे गाजरों में पाया जाता है कैरोटिनॉइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका क्लोरोप्लास्ट, वो प्लास्टिड जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। डायग्राम देखो, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसके अंदर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है थाइलाकॉइड्स। और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जब एक के ऊपर एक ऐसे चट्टा बना लेते हैं, स्टैक बना लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ग्रैनम। इनमें जो डिस्क लगी हुई है थाइलाकॉइड्स, यही वो डिस्क हैं जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करती हैं। मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही छोटी छोटी डिस्क होंगी जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और जिसकी वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस चलती है। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, पहला फोटोसिंथेसिस कराते हैं, दूसरा अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे फीड करते हैं, तो सबके सब क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जिंदा हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे तो फिर फूड नहीं बन पाएगा और अर्थ की फूड रिक्वायरमेंट सप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है। तो इनडायरेक्टली पॉल्यूशन को मैनेज करती है ये प्रोसेस, और ऑक्सीजन को रिस्टोर करती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन बना के वापस रखती है। क्रोमोप्लास्ट मतलब सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही नहीं, और भी जो कलरफुल प्लास्टिड हैं, इनकी वजह से प्लांट को अलग अलग कलर मिलते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, और इंसेक्ट फूल या पत्तियों पे आके बैठते हैं, वहाँ से पॉलन ग्रेन उठाते हैं और दूसरे प्लांट पे जाके छोड़ देते हैं। तो ये एक तरीका हुआ जिससे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो कैसे हो पाया, क्योंकि उनके पास क्रोमोप्लास्ट थे, उन कलर्स ने इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वैक्यूल। वैक्यूल इज सिंगल मेम्ब्रेनस, मतलब बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल का काम होता है चीज़ों को स्टोर करना, जनरली स्टोर करने के काम आता है वैक्यूल। क्या क्या स्टोर कर सकता है, फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें वैक्यूल स्टोर करता है। जब फूड स्टोर करता है तो हम उसको फूड वैक्यूल भी कहते हैं। कई जगह पे बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर बहुत छोटे छोटे स्मॉल एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जिन्हें वाटर में फ्लोट करना होता है। तो होता क्या है, उनके सेल के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड होती है। ठीक है, अब बायंसी जिसको पता है कि पानी में जब बॉल को डुबाते हैं तो वो डूबती नहीं है, एयर की वजह से वो ऊपर तैरती है। इसी फिनोमेना का यूज़ करके वो प्लांट भी फ्लोट कर पाते हैं, क्योंकि उनके वैक्यूल के अंदर हवा भरी है। तो जो एयर वैक्यूल्स हैं वो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये वाटर लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा है तो वैक्यूल बाहर फेंक देता है वाटर को, अगर वाटर लेवल कम है बॉडी में तो अपने अंदर स्टोर करके उसको इक्वल रखता है सराउंडिंग्स के हिसाब से। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह में ये चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, ये थे सारे सेल ऑर्गेनल। इसके बाद न्यूक्लियस आता है, लेकिन न्यूक्लियस बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मैं आपको अपनी वीडियो ही सजेस्ट करूंगा, आप वो जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन में दिख जाएगी और स्क्रीनशॉट लगा रखा है। आई होप आप लोगों को सारे सेल ऑर्गेनल अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। किसी बच्चे ने कमेंट किया था तो मैंने पूरी वीडियो बनाई, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं जवाब दे दूंगा, अगर नहीं जवाब होगा तो फिर मैं पूरी वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।